हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। शब्दकोश सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। एपिसोड 9 है। चलिए स्टार्ट करते हैं और 10,000 प्लस हिंदी टू इंग्लिश वर्ड में वर्ड सीखते हैं। हमारा पहला शब्द है आज का संपूर्ण। संपूर्ण को इंग्लिश में कहा जाता है कंप्लीट, और कंप्लीट या संपूर्ण जो शब्द है वो एक विशेषण के तौर पर यूज होता है, प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण मतलब होता है किसी चीज का पूरी तरह मतलब पूरा होना, या संपूर्ण होना मतलब होल, WHOLE होल, या बिना किसी कमी के जब कोई चीज होती है तो उसे हम बोलते हैं कि ये चीज संपूर्ण है, कंप्लीट है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो समथिंग दैट इज होल एंड फिनिश्ड विथ नथिंग मिसिंग। पूर्ण, पूरा, समग्र, अखंड, ये सारे इससे मिलते जुलते शब्द हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें बोलना हो कि संपूर्ण जानकारी मिली, इसे आप कैसे बोलोगे? ये शब्द का प्रयोग करके कंप्लीट इंफॉर्मेशन वॉज रिसीव्ड। संपूर्ण कार्य हो गया, मतलब क्या हुआ? द वर्क इज कंप्लीट। संपूर्ण पुस्तक पढ़ी, पूरी पुस्तक पढ़ी, मतलब कि पूरी तरह से बुक पढ़ लिया। तो कैसे बोलेंगे? द एंटायर बुक वॉज रेड। तो इस तरह से आप यूज करेंगे। अगला शब्द है धुंधला। धुंधला, धुंधला को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लरी, और ब्लरी भी एक तरह से, धुंधला और ब्लरी दोनों एक विशेषण शब्द है, मतलब किसी चीज की विशेषता बताता है। जैसे कोई चीज ब्लरी है, धुंधला है, ठीक है, तो वो कोई चीज की विशेषता बता रहा है कि वो ब्लरी है। तो धुंधला का अर्थ होता है जो क्लियर ना हो, स्पष्ट दिखाई ना दे, जिसमें साफपन मतलब शार्पनेस की कमी हो, तो उसे आप धुंधला बोलते हो। जैसे धुंधला का मिलता जुलता हिंदी शब्द हो जाता है अस्पष्ट, या धूमिल बोल सकते हो, साफ न दिखने वाला। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो समथिंग दैट इज नॉट क्लियर एंड इजी टू सी। समथिंग दैट इज नॉट क्लियर एंड इजी टू सी, तो उसे आप ब्लरी बोलोगे या धुंधला बोलोगे। जैसे कि मान लीजिए हमें बोलना हो कि वह तस्वीर धुंधली है, द पिक्चर इज ब्लरी। अगर बोलना हो कि वो शीशा धुंधला हो गया है, तो द ग्लास बिकेम ब्लरी। तो इस तरह से हम शब्द को समझेंगे, प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है प्रतीत होना। प्रतीत होना, प्रतीत होना को इंग्लिश में बोलते हैं सीम, SEEM। ठीक है, सीम वर्ब होता है, क्रिया होता है। प्रतीत होने का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी भी स्थिति का किसी प्रकार का दिखाई देना, अपीयर होना, महसूस होना, अपीयर टू बी जिसे आप बोलते हो, या भले ही वह वास्तव में वैसा हो या ना हो, लेकिन वो वैसा दिख रहा है, वो अलग तरीके से ही दिख रहा है, तो उसे कहते हैं सीम। ठीक है, प्रतीत हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो वहां पे हम सीम वर्ड का यूज करेंगे। जैसे लगना, दिखाई देना, ऐसा आभास होना, प्रतीत होना, ये सारे आपके सिमिलर वर्ड्स हो गए, मतलब मिलते जुलते शब्द हो गए किसके? प्रतीत होने के। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है टू अपीयर और लुक अ सर्टेन वे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं अगर मुझे बोलना हो कि वह खुश प्रतीत हो रहा है या वह खुश प्रतीत हुआ, तो कैसे बोलेंगे? He seemed happy। समस्या कठिन प्रतीत होती है, मतलब the problem seems difficult। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। हमारा अगला शब्द है टिमटिमाना। टिमटिमाना का इंग्लिश होता है फ्लिकर, फ्लिकर करना। ठीक है, फ्लिकर, और ये वर्ब होता है, ये भी वर्ब है क्योंकि यहाँ पे टिमटिमाना एक कार्य है, मतलब वो टिमटिमा रहा है। तो टिमटिमाने का अर्थ होता है जब कोई प्रकाश, जब कोई लाइट बार बार हल्का जलती है, बुझती है, चमकती है, तो उसे आप, जैसे कोई दीपक, कोई मोमबत्ती, या अक्सर आपने देखे होंगे तारे टिमटिमाते हैं, तो उसे आप क्या बोलते हो? स्टार्स फ्लिकर कर रहे हैं। फाइन। इंग्लिश में बोले तो टू शाइन unsteadily with small changes in light। to shine unsteadily with small changes in light। जैसे कि अगर हमें बोलना हो कि तारे टिमटिमा रहे थे, तो कैसे बोलेंगे? The stars were flickering। ठीक है, flickering, बिजली की रोशनी टिमटिमाई। The light flickered। दीपक टिमटिमा रहा था। The lamp was flickering। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। फाइन, तो इस टिमटिमाने का इंग्लिश क्या हो गया? फ्लिकर करना। हमारा अगला शब्द है अवलोकन। अवलोकन, अवलोकन को इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन एक संज्ञा शब्द है। अवलोकन मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, मतलब जब आप किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी घटना को ध्यानपूर्वक, केयरफुल्ली देखते हैं, या एग्जामिन करते हैं, जांचते हैं, या उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, उसे ऑब्जर्व, तो वहां पर क्या होता है? आप उसका अवलोकन कर रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। जैसे नॉर्मली अवलोकन को आप निरीक्षण भी बोल सकते हो, ध्यानपूर्वक देखना, ये सारे शब्द इससे मिलते जुलते शब्द हो गए। इंग्लिश में बोले तो द एक्ट ऑफ वॉचिंग और नोटिसिंग समथिंग
फुल्ली। एग्जाम्पल, जैसे मुझे बोलना हो कि वैज्ञानिक अवलोकन महत्वपूर्ण है, मतलब क्या हुआ कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, अगर कुछ वैसा होता है तो। जैसे अवलोकन किया गया, उसका अवलोकन किया गया, मतलब एन ऑब्जर्वेशन वॉज मेड। फाइन। अगला शब्द है उत्सर्जित। उत्सर्जित, उत्सर्जित को इंग्लिश में बोला जाता है इमिटेड। इमिटेड मतलब क्या होता है, बाहर निकाला गया या छोड़ा गया या प्रसारित किया गया, तो वहां पर भी हम इमिटेड वर्ड का यूज करते हैं। समथिंग दैट इज सेंट आउट और समथिंग दैट इज रिलीज्ड, तो वहां पर हम इमिटेड या उत्सर्जित शब्द का प्रयोग करते हैं। ये एडजेक्टिव, विशेषण और क्रिया दोनों तरीके से यूज होता है। इमिटेड है मतलब इमिट जो होता है वो आपका V1 फॉर्म होता है, इमिटेड है जो क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल है। फाइन। तो रिलीज्ड, गिवन आउट, डिस्चार्ज, सेंट आउट, ये सारे इससे मिलते जुलते शब्द हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गैस जो है बाहर छोड़ी गई, तो कैसे बोलेंगे, गैस वॉज इमिटेड। लाइट के बारे में भी इमिटेड बोला जा सकता है, जैसे कि प्रकाश बाहर निकला या निकाला, तो क्या निकला, तो क्या बोलेंगे, लाइट वॉज इमिटेड। धुआं छोड़ा गया, स्मोक वॉज इमिटेड। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। हमारा अगला शब्द है, ये ज्योग्राफी का वर्ड है, अभी से थोड़ा ज्योग्राफी के आपके वर्ड्स मिलेंगे। खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड जो होता है उसे इंग्लिश में बोला जाता है सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी मतलब क्या हुआ, आकाश में स्थित प्राकृतिक पिंड, ठीक है। या क्या होता है ये खगोलीय पिंड, मतलब क्या होता है कि जो आकाश में, आसमान में स्थित जो प्राकृतिक एक पिंड जैसा होता है। खगोलीय पिंड जो होता है नेचुरल ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो स्पेस में स्थित होती है, जैसे कि आपका प्लैनेट, तारे, चंद्रमा, धूमकेतु, जिसे आप कॉमेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, खगोलीय पिंड। इंग्लिश में बोले तो अ नेचुरल ऑब्जेक्ट इन स्पेस सच एज प्लैनेट, स्टार और मून, तो ये सारे खगोलीय पिंड हो गए। इस वर्ड का हम कैसे यूज करेंगे, जैसे पृथ्वी एक खगोलीय पिंड है, अर्थ इज अ सेलेस्टियल बॉडी। सूर्य सबसे निकट का खगोलीय पिंड है, तो कैसे बोलेंगे इसे, द सन इज सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट अगला शब्द है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल को इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, तारों का समूह जिसे आप बोलते हो, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स जिसे आप बोलते हो, या तारा मंडल, इसे आप ये भी बोल सकते हो, कॉन्स्टेलेशन, तारा मंडल, नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल से संबंधित अगर कोई चीज हो तो उसे आप बोलते हो कॉन्स्टिलेटरी, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन से ही बना हुआ शब्द है। तो नक्षत्र मंडल आकाश में दिखाई देने वाले तारों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी विशेष आकृति, किसी पैटर्न को फॉलो करता है, किसी शेप जैसा प्रतीत होता है, सीन करते हो, उसको देखते हो, उस तरह से प्रतीत होता है, दिखता है। तो एंशिएंट टाइम में इनका जो उपयोग होता था कॉन्स्टेलेशन का, वो डायरेक्शन और टाइम जानने के लिए किया जाता था। तो नक्षत्र मंडल आपको समझ में आया। अगर इंग्लिश में इसका मीनिंग समझे तो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आकाश में एक नक्षत्र मंडल दिखाई दिया, तो हम कैसे बोलेंगे, अ कॉन्स्टेलेशन अपीयर्ड इन द स्काई। अगला शब्द है धरातल। धरातल, धरातल का इंग्लिश होता है सरफेस, ठीक है, सतह जिसे आप बोलते हो, जमीन का ऊपरी भाग, ये सारे धरातल है, ठीक है। तो धरातल की किसी भूमि, लैंड जिसे आप बोलते हो, वस्तु या क्षेत्र, कोई एरिया की ऊपरी जो सतह होती है, अपर लेयर को हम धरातल कहते हैं। यह शब्द वास्तविक जमीन के लिए भी और किसी विषय के व्यवहारिक मतलब कि प्रैक्टिकल लेवल के लिए भी प्रयोग होता है, मतलब रूपक तौर पे भी इसका प्रयोग करते हैं। सरफेस लेवल, सुपरफिशियल लेवल, ठीक है, तो ग्राउंड लेवल, सरफेस लेवल, इस तरह से हम वर्ड यूज करते हैं धरातल तौर पर। तो इंग्लिश में बोले तो द आउटर और टॉप लेयर ऑफ लैंड और एन ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए बोलना हो कि धरातल समतल है, द सरफेस इज फ्लैट, योजना धरातल पर उतरी, तो यहाँ पर क्या कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, द प्लान रीच द ग्राउंड लेवल, ठीक है। यहाँ पर सरफेस लेवल मतलब ऊपरी तौर पर, ग्राउंड लेवल, इस तरह से आप शब्द को समझ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हमारा अगला शब्द है अप्रभुत। अप्रभुत, अप्रभुत का मतलब होता है, इंग्लिश अगर इसका समझे तो सबऑर्डिनेट। अप्रभुत का मतलब होता है अधीनस्थ बोल सकते हैं, या सबऑर्डिनेट मतलब क्या होगा, गैर प्रमुख या प्रभुत्वहीन, ठीक है, सबऑर्डिनेट। जैसे कि अप्रभुत का अर्थ ऐसा व्यक्ति, ऐसा समूह या ऐसा क्षेत्र जिसके पास प्रमुख नियंत्रण, मेन कंट्रोल या प्रभुत्व, जिसे आप डोमिनेंस बोलते हो, न हो, और जो किसी अन्य के अधीन हो, किसी और के अंडर आता हो, अंडर अथॉरिटी हो, तो उसे आप क्या बोलोगे, अप्रभुत। नॉट डोमिनेंट और
अंडर द अथॉरिटी ऑफ अनदर वन, तो उसे आप अप्रभुत बोलोगे। जैसे कि वह अप्रभुत स्थिति में था, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे इस वर्ड को यूज करते हुए? ही वॉज इन अ सबऑर्डिनेट पोजिशन, ही वॉज इन अ सबऑर्डिनेट पोजिशन। यह समूह अप्रभुत रहा। दिस ग्रुप रिमेन्ड सबऑर्डिनेट। फाइन। हमारा अगला शब्द है अनुकूल परिस्थितियां या परिस्थिति। अनुकूल मतलब होता है फेवरेबल, जो आपके पक्ष में हो। कंडीशन परिस्थितियां, तो अनुकूल परिस्थितियां मतलब लाभदायक परिस्थिति या अनुकूल हालत जो आपके फेवर में हो, आपके पक्ष में हो। अनुकूल परिस्थितियां वह ऐसी सर्कमस्टांस होती है, ऐसा मतलब कि इस तरह का कंडीशन होता है जो किसी कार्य योजना या किसी भी लक्ष्य की सफलता, लक्ष्य की सक्सेस में सहायता करती है। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सर्कमस्टांस में काम करना जो है आसान हो जाता है। तो जब कोई कंडीशन आपके फेवर में रहता है, कुछ चीजें जब आपके फेवर में रहती है, तो आपका काम जो होता है वो आसान हो जाता है। तो आप क्या बोलते हो हिंदी में? बोलोगे कि ये जो समय है आपके अनुकूल है, मतलब आपके फेवर में है, या ये जो परिस्थिति है आपके अनुकूल है, आपके फेवरेबल कंडीशंस, इसे वैसे इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है। जैसे कि अनुकूल परिस्थितियां, उन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिली, फेवरेबल कंडीशंस वेयर अवेलेबल फॉर हिम। इस तरह से आप यूज कर सकते हो शब्द को। हमारा अगला शब्द है दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार मतलब क्या हुआ? हिंदी में अगर समझे आसान भाषा में तो उसे बोलते हो अंडाकार। अंडाकार, ओवल शेप, ठीक है। दीर्घ वृत्त मतलब, जैसे अगर ज्योग्राफी लेवल पे जाओ तो इलिप्टिकल इसे बोलते हैं। इलिप्टिकल शेप मतलब कि अंडाकार का शेप, ठीक है। हैविंग द शेप ऑफ एन इलिप्स और ओवल जिसे आप बोलते हो। तो दीर्घ वृत्ताकार, वृत्ताकार का अर्थ होता है ऐसा शेप जो इलिप्स जैसा हो, ना वो सर्कल होता है और वो थोड़ा सा अंडाकार होता है, लंबा होता है। सर्कल ना होके थोड़ा सा सर्कल लिए हुए लंबा होता है, तो उसे आप इलिप्टिकल बोलते हो। एग्जाम्पल क्या है? जैसे ग्रह की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार है। द प्लैनेट्स ऑर्बिट इज एलिप्टिकल। आपने सुना होगा ज्योग्राफी में कि जो प्लैनेट की ऑर्बिट होती है वो किस शेप की होती है? एलिप्टिकल शेप की होती है। फाइन। हमारा अगला शब्द है खिंचाव। खिंचाव, खिंचाव को इंग्लिश में बोला जाता है टेंशन, ठीक है। टेंशन मतलब वो स्ट्रेस वाला टेंशन नहीं बोल रही हूँ मैं। खिंचाव, खींचने की शक्ति को आप खिंचाव बोलते हो। तो खिंचाव का अर्थ होता है जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु पर लगने वाली या खींचने की जो शक्ति होती है, पुलिंग फोर्स, या किसी संबंध, स्थिति अथवा शरीर में उत्पन्न तनाव, स्ट्रेन, तो उसे आप टेंशन बोलते हो। फाइन। इंग्लिश में अगर नॉर्मली आप बोलते हो ना, पुल करना, स्ट्रेन देना, स्ट्रेस भी आप बोलते हो, टाइटनेस जिसे आप बोलते हो। इंग्लिश में अ पुलिंग फोर्स और अ स्टेट ऑफ स्ट्रेन। देयर वाज अ हाई टेंशन इन द वायर, हम ऐसे बोल सकते हैं। फाइन। देयर वाज अ हाई टेंशन इन द वायर मतलब तार में अधिक खिंचाव था, तो पुलिंग फोर्स जिसे आप बोलते हो। नेक्स्ट शब्द, नेक्स्ट वर्ड है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में बोला जाता है एस्ट्रॉयड, आपने सुना होगा, ठीक है। छोटा ग्रह जिसे लघु ग्रह बोलते हो। तो क्षुद्र ग्रह स्पेस में सूर्य, सन की परिक्रमा करने वाला रॉक तरीके का, मतलब जो पिंड जिसे आप बोलते हो वो होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह जो होता है वो एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। तो एक तरह से आप समझे तो स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट होता है दैट मूव्स अराउंड द सन। ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही बड़े प्लैनेट के साइज के तौर पे, मतलब उसे देखा जाता है बहुत बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे ग्रह बोला गया है इसको। इससे मिलते जुलते शब्द माइनर प्लैनेट भी बोल सकते हो, स्मॉल प्लैनेट के तौर पे ही देखा जाता है, रॉकी स्पेस ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। तो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था, लास्ट शब्द था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।